हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 13 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको डेली करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF को कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, साहित्यकार उषा किरण खान का हाल ही में निधन हो गया। यह किस भाषा की साहित्यकार थी? तो देखिए, साहित्यकार है उषा किरण खान। इनका हाल ही में देखिए 82 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया, जो कि भारत में हिंदी और मैथिली दोनों ही लैंग्वेजेस की एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार थी। इनका नाम है उषा किरण खान। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है, मतलब इनका जो निधन हुआ है वो बिहार की राजधानी पटना में हुआ है। तो किस लैंग्वेज की साहित्यकार थी, क्वेश्चन हमारा ये है। तो ये हिंदी और मैथिली की साहित्यकार थी। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पूरी डिटेल जान लेते हैं उषा किरण खान की, क्योंकि हो सकता है इनसे रिलेटेड फैक्ट हमें आने वाली एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो इनका जन्म भी बिहार में हुआ था, बिहार से बिलोंग करती है, इसीलिए मैथिली भाषा की भी साहित्यकार है। ओके, बिहार के पटना में ही इनका निधन हुआ। इनकी रचनाओं की बात करें तो शेरशाह सूरी, दूबधान, रत्नारे नयन हिंदी की एक बहुत ही फेमस इनकी रचना है, और पानी पर लकीर, ये सभी रचनाएं हैं उषा किरण खान की। साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 2011 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। इनका मैथिली का उपन्यास था भामती, एक अविस्मरणीय प्रेम कथा मैथिली उपन्यास है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 2011 में। अब लंबी बीमारी के बाद हाल ही में हिंदी और मैथिली भाषा की साहित्यकार उषा किरण खान का निधन हो गया बिहार के पटना में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं फ्रेंड्स। आप सभी के लिए क्रेजी जी के ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर हमारे GS फाउंडेशन का आरंभ 2.0 बैच शुरू होने वाला है। स्पेशली ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बैच बहुत ही बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि स्पेशली जो फोकस इस बैच में हमारा होने वाला है वो आंसर राइटिंग पर रहेगा। आप सभी जानते हैं सेंट्रल में UPSC या स्टेट में जो PCS की एग्जाम है, वहाँ पर आंसर राइटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पूरे बैच को आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिज़ाइन किया गया है। कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी एड ऑन किए गए हैं यहाँ पर, जैसे फॉरेन अफेयर्स, इंडियन सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये आपके लिए एडिशनल सब्जेक्ट है जो कि आपको पहले आरंभ बैच में नहीं मिले थे और इस आरंभ 2.0 में आपके लिए यहाँ पर ऐड किए गए हैं। आप पूरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसमें भी इजीली एनरोल कर सकते हैं रूट एप्लीकेशन पर जाकर। वहां पर इंडियन पॉलिटी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। अगर आप इंडियन पॉलिटी को डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इजीली आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर इंडियन पॉलिटी का लाइव बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है, जहां पर पूरे बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है और लाइव क्लासेस बाद में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल होगी। क्लास नोट्स भी दूंगा मैं आपको, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसके टेस्ट भी आपको वहीं पर एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे, जिनको आप इजीली लगाकर अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। बिना देर किए रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और आप किसी भी सब्जेक्ट में एनरोल कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का उप विजेता कौन सा देश रहा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंडिया से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में किया गया, जिसके फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। तो यहाँ पर विनर पूछता तो हो जाती ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम, और रनर अप की बात करें तो ये हो जाएगी इंडियन क्रिकेट टीम। दक्षिण अफ्रीका में ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराकर चौथी बार इस खिताब को अपने नाम किया। इस साल 2024 में ये ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का 15वां सीजन था, 15वां एडिशन था। आयोजन हुआ साउथ अफ्रीका में। 16 टीमों ने पार्टिसिपेट किया इस वर्ल्ड कप में और यहाँ पर विजेता रही ऑस्ट्रेलिया की टीम, चौथी बार इसने ये टाइटल जीता है। और रनर अप रही कौन? इंडिया की क्रिकेट टीम। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें तो एक क्वेना मापाका है जो कि साउथ अफ्रीका के बॉलर हैं।
सबसे ज्यादा रन बनाए हैं उदय सहारन ने, इंडिया के कप्तान है ये। 397 इन्होंने पूरी सीरीज में रन बनाए। और सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं क्वेन मापाका ने ही, जो कि साउथ अफ्रीका के बॉलर है, अभी हमने बात की। इन्होंने पूरी सीरीज में 21 विकेट अपने नाम किए। आईसीसी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला ये मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है, जो कि हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। सबसे पहली बार 1988 में इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे ज्यादा बार देखिए भारत ने ही 5 बार इसका टाइटल जीता है। अब 2024 में आयोजित हो गया दक्षिण अफ्रीका में। अब नेक्स्ट वर्ल्ड कप आयोजित होगा 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया में संयुक्त रूप से। 2024 के आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंडिया की क्रिकेट टीम को हराकर जीता है। ओके, सारे फैक्ट यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दिए, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। 75 स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में अमित पंघाल ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीता है? देखिए, पहले इस टूर्नामेंट की बात करते हैं, इस बॉक्सिंग इवेंट की बात करते हैं। यह है स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, जो कि यूरोप का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग टूर्नामेंट है। इस साल 2024 में ये इसका 75th एडिशन है, जिसमें भारत के बॉक्सर अमित पंघाल ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट का आयोजन यूरोप के देश बुल्गारिया में 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक किया गया। भारत के खिलाड़ी अमित पंघाल ने 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के संजार ताशकेनबे को हराकर इस गोल्ड को अपने नाम किया है। तो देखिए, कभी क्वेश्चन अमित पंघाल से भी पूछ ले तो याद रखिएगा, इंडियन बॉक्सर है। 2017 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इसी टूर्नामेंट में। इसके अलावा 2018 और 19 में भी इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। अमित पंघाल 51 किलोग्राम भार वर्ग में बॉक्सिंग करते हैं। इसी टूर्नामेंट में इसी भार वर्ग में इन्होंने गोल्ड अपने नाम किया है। देखिए, ये तो बात हो गई अमित पंघाल की। इनके अलावा 75th स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में जो अदर इंडियन विनर रहे उनकी भी एक बार बात कर लेते हैं। तो एक गोल्ड और आया है, जो कि सचिन सिवाच ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। इन्होंने उज्बेकिस्तान के शेख जोत को फाइनल में हराकर इस गोल्ड पर अपना कब्जा जमाया। सिल्वर मेडल विनर की बात करें तो भारत की निखत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया इस टूर्नामेंट में। अरुंधति चौधरी ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में, वरुण सिंह ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में और भारत के रजत ने 67 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। तो यह है 75th स्ट्रेजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। आयोजन किया गया यूरोप के बुल्गारिया में, जहां पर भारत के अमित पंघाल ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हाल ही में किन देशों में यूपीआई भुगतान प्रणाली सेवा शुरू की गई? तो देखिए, कुछ सेशंस पहले ही मैंने आपको बताया था कि डिजिटल भुगतान प्रणाली सेवा यूपीआई को अपनाने वाला यूरोप का पहला देश बना है फ्रांस, जिसने देखिए एफिल टावर पर यूपीआई सुविधा को शुरू किया है। अब हाल ही में भारत के साथ श्रीलंका और मॉरिशस भी ऐसे देश बन गए हैं जो कि भारत की यूपीआई प्रणाली को अपना रहे हैं। मतलब श्रीलंका और मॉरिशस ने भी मोबाइल आधारित डिजिटल भुगतान सेवा यूपीआई को हाल ही में अपने देश में शुरू किया है। तो यहां पर आंसर डी हो जाएगा। ये ऊपर के तीनों ही देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत के यूपीआई सिस्टम को अपनाया है। फ्रांस पहले ही यूपीआई सेवा को अपना चुका था। अब श्रीलंका और मॉरिशस ने भी अपने यहां पर यूपीआई सेवा को शुरू किया है। यहां पर देखिए, यूपीआई के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है, जिसे नाम दिया गया यूपीआई। इसकी शुरुआत भारत में 2016 में की गई थी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2016 में यूपीआई को देश में लॉन्च किया गया था। भारत के अलावा काफ़ी देश ऐसे हैं जो कि भारतीय यूपीआई को अपना रहे हैं, जैसे भूटान, मलेशिया, सिंगापुर, यूएई। इसके अलावा हाल ही में फ्रांस ने अपनाया, श्रीलंका ने अपनाया और अब मॉरिशस ने भी इसे अडॉप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह यूनेस्को द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया था? तो देखिए, पहला फैक्टर तो यहाँ पर यही हो जाता है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो ये हर साल मनाया जाता है 13 फरवरी को। इसकी शुरुआत की गई थी यूनेस्को के द्वारा 2011 में। आंसर हो जाएगा आंसर डी। 2011 में यूनेस्को ने इसकी घोषणा की और आगे चलकर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2013 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस घोषित किया था। पूरे वर्ल्ड में रेडियो के उपयोग को बढ़ावा देना,
रेडियो के प्रति लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना, ये वर्ल्ड रेडियो डे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए इसका इतिहास अगर हम देखने जाते हैं कि भाई 13 फरवरी को ही क्यों वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है, तो देखिए 13 फरवरी को 1946 में ही पहली बार अमेरिका में रेडियो ट्रांसमिशन से संदेश भेजा गया था। मतलब ये कहा जा सकता है कि रेडियो की शुरुआत सबसे पहली बार 13 फरवरी को ही हुई थी 1946 में, इसीलिए 13 फरवरी की डेट को ही फाइनलाइज्ड किया गया वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में। थीम की बात करें तो रेडियो अ सेंचुरी इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग 2024 में वर्ल्ड रेडियो डे की थीम है। 13 फरवरी को हर साल वर्ल्ड रेडियो डे के रूप में मनाया जाता है। अब इसके अलावा देखिए फरवरी मंथ के अदर डे की बात करें तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, आपको पता ही होगा। वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है और 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस को सेलिब्रेट किया जाता है। तो फरवरी मंथ के ये अदर डे हैं, इन्हें भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद चेन्नई ओपन चैलेंजर 2024 में मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो चेन्नई ओपन चैलेंजर 2024 में मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया है भारत के सुमित नांगल ने। यहां पर आपको स्पेशली याद रखना चाहिए, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सुमित नागल किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है, तो याद रखिएगा ये भारत के बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी है, जिन्होंने हाल ही में इटली के लुका नार्दी को हराकर चेन्नई चैलेंजर एटीपी टूर्नामेंट 2024 में मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया है। सुमित नांगल की इस जीत के साथ ही सुमित नांगल पहली बार एटीपी रैंकिंग में टॉप 100 सिंगल्स खिलाड़ियों की सूची में शामिल हुए हैं। तो सुमित नांगल को याद रखिएगा, जिन्होंने हाल ही में चेन्नई ओपन चैलेंजर 2024 टूर्नामेंट में मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया है। इस टूर्नामेंट की बात करें फ्रेंड्स, तो ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला एक वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत भारत में 2018 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये बेंगलुरु स्थित मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जिसे शॉर्ट में निम्हांस के नाम से जाना जाता है। इसी ने हाल ही में स्वास्थ्य संवर्धन के लिए WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार अपने नाम किया है। आंसर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संस्थान क्या करता है आपको समझ में आ ही गया होगा नाम से। पुरस्कार दिया जाता है WHO के द्वारा और पुरस्कार का नाम है WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार। अब यहाँ पर यह समझिएगा कि ये जो पुरस्कार है WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार, ये इस संस्था को मतलब निम्हांस को अकेले नहीं दिया गया है, बल्कि बोत्सवाना के एक प्रोफेसर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया, जिनका नाम है बोंटले मबोगवे। बोंटले मबोगवे के साथ निम्हांस को संयुक्त रूप से WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन दोनों को ही मानसिक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ के प्रति कार्य करने के लिए, इसके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए पुरस्कार की बात करेंगे कि पुरस्कार क्या है। तो WHO के द्वारा 2019 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी संस्थान या फिर गैर सरकारी संगठन को दिया जा सकता है जो कि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही है या फिर मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में उन्होंने कोई कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ऐसे किसी भी संस्थान या व्यक्ति को WHO के नेल्सन मंडेला अवार्ड से सम्मानित किया जा सकता है। भारत में 2024 में WHO नेल्सन मंडेला अवार्ड चेन्नई स्थित एक मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निम्हांस को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए हमारे करंट अफेयर की ईयरली ई बुक शंखनाद आपके लिए अवेलेबल है। पूरे फरवरी तक अपडेटेड ये बुक आपको मिलने वाली है, जहां पर बजट 2024 भी इंक्लूड है। अयोध्या के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप अगर हार्ड कॉपी ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप बुक को ऑर्डर कर लीजिए, डायरेक्ट बुक आपके घर आ जाएगी। और अगर आप ई बुक ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको रूट एप्लीकेशन पर और इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर ईयरली करंट अफेयर शंखनाद की ई बुक भी अवेलेबल है। आप इजीली दोनों सोर्सेज से जाकर बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं और ई बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र तेलंगाना के हैदराबाद में स्थापित किया गया। हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं किरण रेड्डी, इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से
दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का इनॉग्रेशन तेलंगाना के हैदराबाद में किया है। वैसे दक्षिण भारत में ये दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र भारत के संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय कार्यालय होने वाला है और संगीत नाटक अकादमी का दक्षिण भारत में खोला गया ये पहला केंद्र है। उद्देश्य की बात करें तो दक्षिण भारत के जितने भी कल्चर है, संस्कृति है, जैसे वहाँ का म्यूजिक, संगीत, नाटक, नृत्य कलाएं, सांस्कृतिक कलाएं और जो भी आदिवासी कलाएं हैं उन्हें प्रोत्साहित करना, उन्हें सहेजना, ये दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का इनॉग्रेशन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया। यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो उद्देश्य सेम है, भारत में संगीत को, नाटक को, नृत्य कलाओं को प्रोत्साहित करना, इन्हें सहेजना संगीत नाटक अकादमी का मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना 31 मई 1953 में की गई थी और हेडक्वार्टर भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल स्वाति का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, इसके पूर्ण रूप से आपको इसका उद्देश्य भी क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में एक नए पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वाति। ये शॉर्ट नाम है। अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो साइंस फॉर वुमेन, अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये पूर्ण रूप है स्वाति का। आंसर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उद्देश्य समझ में आ ही गया होगा आपको। भारत में महिलाओं को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सशक्त बनाना, इससे अवेयर करना, इस पोर्टल को लॉन्च किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इस पोर्टल को सेंट्रल गवर्नमेंट की एक शाखा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च के द्वारा विकसित किया गया ताकि देश में महिलाओं का प्रतिनिधित्व साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स जैसे क्षेत्रों में बढ़ाया जा सके। मतलब इन सभी क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसे नाम दिया गया है स्वाति, साइंस फॉर वुमेन, अ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, स्वाति का पूर्ण रूप है। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश नवाब सलाम को नियुक्त किया गया। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर देखिए नई नियुक्ति की गई है। इसमें अध्यक्ष के रूप में लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को नियुक्त किया गया। इनके पहले यूएसए के न्यायाधीश जॉन ई डोनोंग्यू इस पद पर थे। इनके हटने के बाद नए अध्यक्ष बने हैं लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम। नवाब सलाम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो युगांडा की न्यायाधीश जूलिया सेबुटिंडे को उपाध्यक्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त किया गया। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों का ही कार्यकाल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पर 3 साल का होने वाला है। मतलब 2024 से 2027 तक ये दोनों ही अपने पद पर रहने वाले हैं। हमें स्पेशली अध्यक्ष पता होना चाहिए, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आप सभी जानते हैं, ये यूनाइटेड नेशन का एक अंग है फ्रेंड्स, जो कि पूरे वर्ल्ड के देशों के मध्य में किसी भी विवाद के ऊपर फैसला करने का या समाधान करने का अधिकार रखता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई थी। नीदरलैंड के हैग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। लेबनान के न्यायाधीश नवाब सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 13 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझा। अब आ जाइए फैक्ट शीट को आगे बढ़ाते हैं। अगस्त मंथ के सभी करंट अफेयर को वन लाइनर में हम आगे लेकर चलते हैं। पहला देखिए, 25 अगस्त 2023 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जो कि ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 25 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का इनॉग्रेशन किया। 25 अगस्त 2023 को असम राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की। 25 अगस्त 2023 को FIDE विश्व कप 2023 का फाइनल मैग्सन कार्लसन ने अपने नाम किया। नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी है, याद रखिएगा। आगे 26 अगस्त 2023 को तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूलों में नाश्ता योजना की शुरुआत की। 27 अगस्त 2023 को 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी को दिया गया। 28 अगस्त 2023 को इन्फोसिस ने ईगा स्वितेक को, जो कि टेनिस खिलाड़ी है, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 28 अगस्त 2023 को भारतीय सेना और BRO ने अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंजा जिले में बेली ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। ये सभी वन लाइनर अगस्त मंथ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में, जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था, यहाँ पर उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले श्रीलंका के पहले खिलाड़ी पाथुम निसांगा बने हैं। पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा का निधन हो गया। चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित थे ये। नई दिल्ली में आयोजित 51वें विश्व पुस्तक मेले 2024 में सऊदी अरब को मुख्य अतिथि देश के रूप में शामिल किया गया। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले सिविल सेवक नरेंद्र कुमार यादव है। चर्चित किलकारी प्रोग्राम 15 जनवरी 2016 को शुरू किया गया। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पेस मिशन को लॉन्च किया। आगे आ जाइए। पंजाब राज्य सरकार ने घर घर राशन योजना की हाल ही में शुरुआत की। आदि महोत्सव 2024 का इनॉग्रेशन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिरकॉन रशिया के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई। और लास्ट देखिए, हाल ही में प्यारेलाल शर्मा को प्रसिद्ध लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे इसी सेशन से है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने सेशन पूरा ध्यान से देखा है तो आप इजीली इसका आंसर बता दोगे। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? अभी हमने बात की थी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है ये पुरस्कार, तो किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।